हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स क्या होता है और पॉलिटेक्निक क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो यह पॉडकास्ट रहेगा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर निखाड़े सर, जो कि वेंगंगा कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक के वो प्रिंसिपल है और उनके विचार जानेंगे हम। उनको 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है इस डिप्लोमा फील्ड पर, तो उनके बारे में या फिर उनके विचार जानेंगे हम आज के इस वीडियो पर। वो क्या कहते हैं, डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, कैसा करना चाहिए, तो मुझसे बेहतर वो बता सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट पर हम उनसे मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ मैं यह पॉडकास्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी कुछ क्वेरीज होंगी इस डिबेट के दौरान जो आप उनसे पूछना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर डाल दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल, वेलकम टू माय कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो पे या फिर इस पॉडकास्ट में हमारे साथ निखाड़े सर जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरे इस चैनल पर। और थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा यह इनविटेशन एक्सेप्ट किया। जो कि एक पॉडकास्ट हम शूट करने वाले थे और मेरा एक ही बार में इनविटेशन आपने एक्सेप्ट करके, थैंक यू वेरी मच फॉर डैट। तो आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सके कि एक्चुअली में पॉलिटेक्निक क्या है या फिर डिप्लोमा कोर्सेज क्यों करनी चाहिए एट द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूँ तो हमारे साथ इस पॉइंट पर बात करने के लिए निखड़े सर है, जो कि प्रिंसिपल है वैनगंगा कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक साकोली के। और इनको मैं अगर गलत ना हूँ तो 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है एट द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। और मैं चाहता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छा करियर गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले निखड़े सर, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में अच्छे से हमारे व्यूवर्स को बताएं। नमस्कार रोमन। मैं घनश्याम निखाड़े, प्रिंसिपल ब्रह्मानंद करंजीकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साकोली। तो आज के इस शुभ अवसर पर जो रोमन के साथ मेरी जो बात हो रही है, पॉलिटेक्निक क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं इस पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में 12 साल से ऊपर मेरा एक्सपीरियंस, एक अनुभव रहा है। साथ में मैं हर साल बच्चों को इंकरेज करने के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन शिविर का आयोजन करता हूँ। साथ ही साथ करियर गाइडेंस, वो भी मैं बच्चों को मार्गदर्शन, उसके माध्यम से मैं बच्चों को पॉलिटेक्निक के बारे में, साथ में 10वीं और 12वीं, यानी मराठी में जो एक विषय रहता है कि 10वी नंतर काय आणि 12वी नंतर काय, तो इस विषय पे मैं बच्चों को हर स्कूल में, महाविद्यालय में जाके मैं बच्चों को मार्गदर्शन करता रहूँ। और साथ ही साथ अम, जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है बालाघाट की, वहाँ पे भी मैं वहाँ के बच्चों को भी इंटरनेशनल लेवल पे, यानी वहां पे भी मैंने मार्गदर्शन बच्चों को किया हो। यानी ऐसा बहुत मेरा चलता रहता है। और सामाजिक क्षेत्र में, उसके साथ में एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारा योगदान है, जो मैं बच्चों को मार्गदर्शन देता रहता हूँ और वहां से बच्चे मोटिवेट होते रहते हैं। यस सर। तो थैंक यू सर इसके लिए। और मेरा आपके लिए सवाल ये है कि पॉलिटेक्निक कोर्स अगर मुझे करना है या फिर किसी स्टूडेंट को अगर पॉलिटेक्निक कोर्स करना है तो क्वालिफिकेशन क्या होंगी या फिर स्टूडेंट्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा, रोमन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इस एमएसबीटी कोर्स में नियर अबाउट 160 के ऊपर, यानी 160 के ऊपर कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो उसमें पॉलिटेक्निक जो है, तो पॉलिटेक्निक का जो शिक्षण है, शिक्षण का जो दर्जा है, तो 10वीं के ऊपर है। तो 10वीं के बाद में आप क्या कर सकते हो, 10वीं का रिजल्ट लगने के बाद कम से कम 8 दिन के बाद पेपर में जाहिरात आती है। उसके बाद में आप, जाहिरात के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दूसरी एक बात ऐसी होती है कि कभी कभी कोई बच्चे 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक में आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा एक सुझाव रहेगा कि 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने के बजाय अगर आप 10वीं के बेस में करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ये सिलेबस जो डिजाइन किया गया है एमएसबीटी का, पॉलिटेक्निक का, तो वो 10वीं के बेस पे किया गया है। और आपका 3 साल का डिप्लोमा होने के बाद में, 10वीं के बाद 3 साल और यस। 12वीं के बाद में 2 साल। लेकिन कैसा होता है कि 12वीं के बाद में अपन डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद में जो बेसिक नॉलेज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए, तो जैसा अपन कंप्यूटर डिपार्टमेंट का देखते हैं, यस। तो जैसा अपन फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन करते हैं तो उसमें आपको जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है, और उसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी होता है, उसके बाद में कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड डिवाइसेस, जो ये जो यस। वेब पेज डिजाइनिंग होती है, ये जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स है, वो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में नहीं मिलते। उसके वजह से आपको बेसिक, आप पास तो हो जाते हो लेकिन आपको बेसिक नॉलेज नहीं मिलता। उसकी वजह से मेरा एक सजेशन रहेगा कि डायरेक्ट सेकंड ईयर 12वीं के बाद में एडमिशन लेने के वजह, अगर आप 10वीं के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपका बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपका बहुत फायदा होगा। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। और ये बहुत ही अच्छी आपने सुझाव दिया कि अगर आपको एट द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग जाना है तो आप 10वीं के बाद ही जो है वो इस इंजीनियरिंग फील्ड पर या फिर इस डिप्लोमा को करो। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि उसकी
फीस कितनी रहेंगी अगर एट द डेट अगर मुझे डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक करना है, तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ऐसा देखा जाए तो पॉलिटेक्निक में ज्यादा फीस नहीं लगती। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मान के चलो कि अपने को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो आज इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 1,80,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक की फीस होती है। वही अपने, और वो एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की आपको डिग्री मिलती है। लेकिन इसमें पॉलिटेक्निक में क्या है कि आपको एक डिप्लोमा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की एक सर्टिफिकेट मिलती है, तुमको एक डिप्लोमा मिलता है। तो उसके अंतर्गत आप जब पढ़ने जाते हो तो अपन गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात अगर करते हैं, तो उसके अंदर में आपको 5,000 से लेके 10,000 15,000 तक के पूरा कोर्स, यानी मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, यस। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में आपको 5,000 से लेके 15,000 तक के बीच की फीस लगेगी। यानी ये नॉमिनल फीस है। जो बच्चे 10वीं के बाद में जब 11वीं 12वीं में जो एमबीबीएस सेक्टर में जाना चाहते हैं या आईआईटी सेक्टर में जाना चाहता है, तो उस सेक्टर में जाने के लिए वो जो कोर्सेज होते हैं, जो ट्यूशन क्लासेस होते हैं, उसकी फीस लाखों रुपए भरते हैं। तो यस। वो कोई भी इस पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन करने के लिए कोई लाखों रुपए की फीस भरने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 10वीं के बेस पे, 10वीं के जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेस पे आपको एडमिशन मिलती है। तो उसमें कोई भी ट्यूशन क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं होती। और इसमें 5,000 से लेके 15,000 तक के फीस आपको गवर्नमेंट सेक्टर में 3 साल के अंदर में आपका डिप्लोमा, पूरा डिप्लोमा हो जाता है 15,000 के अंदर में। यस। और वही अगर अपन प्राइवेट कॉलेज में अगर देखते हैं, तो उसमें आपको जो कॉलेज की फीस होती है, किसी कॉलेज की फीस 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, तो उसके हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ती है। और दूसरी एक बात देखा जाए तो वहां पे जो SC ST SBC NT BJ के जो बच्चे होते हैं, उनको टोटल फीस माफ होती है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी एक बात कि जो ओबीसी के बच्चे होते हैं, आपको 50% कंसेशन दिया जाता है। आपको उसके लिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरना पड़ता है। देन ओपन के जो बच्चे हैं, उनको DT के माध्यम से, उसके बाद में ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है कि उनको भी वहां पे सहूलत दी जाती है। तो यस। कुल मिला के देखा जाए तो बच्चों को अगर प्राइवेट सेक्टर के अगर कॉलेज में है, तो मिनिमम फीस में उनका पॉलिटेक्निक हो जाता है। और वो अपना पॉलिटेक्निक 3 साल की इसमें अपना कंप्लीट करके अपना करियर खुद डेवलप करते हैं। ओके। थैंक यू सर। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताएँ। ये किस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, ईज़ी है या फिर हार्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज़, ये कितनी ईज़ी रहेगी या फिर हार्ड रहेगी? थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ। नहीं, रोमन, फिर से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो एग्जाम पैटर्न है तो 10वीं, मैं बोलते समय आपको यही बताया है कि ये जो सिलेबस जो डिजाइन किया गया है 10वीं के बेस में, तो इतना टफ सिलेबस तो डिजाइन नहीं किया है। दूसरी एक बात ऐसी है कि ये सेमेस्टर पैटर्न होती है। यस। हर 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद में आपको परीक्षा परीक्षा का ये नियोजन MSBT के माध्यम से किया जाता है। और इसमें साथ में आपको इसके सेशनल के मार्क, जैसा मान के चलो कि आपको 70 मार्क का थ्योरी पेपर होता है, उसमें 20 मार्क की सेशनल होती है। उसके बाद में 10 मार्क का आपको माइक्रो प्रोजेक्ट होता है। तो कुल मिला के 70 मार्क, 20 मार्क और 10 मार्क, इसे कुल मिला के 100 मार्क का आपका टोटल एक पेपर होता है। यस। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को 70 में से 28 मार्क लेना कंपलसरी है। यस। उसका पासिंग क्राइटेरिया है 70 में से 28 मार्क। यस। देन दूसरी बात ऐसी है कि आपको सेशनल में मिनिमम 12 मार्क लेना ही है। यस। उसके बाद में आपको माइक्रो प्रोजेक्ट और सेशनल की मिला के 30 में से आपको अगर 12 मार्क मिले, तो आप इजीली यस। आउट ऑफ 100 आपको 40 मार्क मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे। इस तरह से इजी तरीके से आपका एक सिलेबस डिजाइन किया गया है। और साथ में आपको स्कोरिंग करने का भी चांस है, इसमें प्रैक्टिकल के भी मार्क होते हैं। तो आप यस। उसमें प्रैक्टिकल से अच्छी मेहनत, अपना कड़ी मेहनत करके आप उसमें स्कोर करके आपका जो रिजल्ट है अबाउ 80 के ऊपर इजीली आप ला सकते हो। इस तरह से यस। इस सिलेबस डिजाइन किया गया है। और या। थोड़ी आपको मेहनत करना तो पड़ेगी, कोई भी एग्जाम परीक्षा हो। तो ये हाँ। सेमेस्टर पैटर्न एग्जाम होती है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा भी हो इजी तो रहता ही है, बट एज कंपेयर बाकी कोर्सेज से ये इजी रहेंगी, है ना? जैसे आपने मार्किंग स्कीम बताया वैसा। अगर मैं पॉलिटेक्निक कोर्स करता हूँ, तो मुझे जॉब किस सेक्टर में ज़्यादा मिलने के चांसेस है, या फिर किस तरह की जॉब मिलेंगी अगर मुझे यह डिप्लोमा करता हूँ तो फिर? रोमन, तुमने ये क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है कि आज के जो देख रहे हैं अपन, बेरोजगार जो देख रहे हैं अपने यहाँ पे, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मेरा एक सुझाव स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी है और जो पेरेंट्स है उनके लिए भी सुझाव है मेरा। क्योंकि क्या हो रहा है कि डिप्लोमा में 2 साल में या 3 साल के अंदर में आपको डिप्लोमा मिलने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का बहुत बड़ा अवसर है। आज यस। अगर देखा जाए तो हर जिस जिन जिन देशों ने प्रगति की है, उस देश के बच्चे जो स्किल है, उनके पास में जो टेक्निक्स है, अगर उनके पास में टेक्निक है, तो वो टेक्निक के बलबूते पे ये छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये 2 साल में या 3 साल के बाद में वो खुद के पैर पे खड़े हो रहे हैं।
तो मेरा ऐसा सुझाव रहेगा कि आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स में आए और उन्होंने एडमिशन लेना चाहिए और अपना डिप्लोमा कोर्स करके खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए। और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिली तो आप खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो। यस। दूसरी एक बात आपने पूछी कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसकी जो नौकरियां होती है, तो एक रेलवे में मिलती है, उसके बाद में भारतीय सेना में मिलती है, उसके बाद में लोक कार्य विभाग में मिलती है, साथ ही साथ सिंचाई विभाग, ओएनजीसी, तेल और प्राकृतिक गैस विभाग, उसके बाद में डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, उसके बाद में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके बाद में भेल, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यानी ऐसे बहुत सारे जगह में है जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां मिलती है। उसके बाद में इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जगह खुली है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जहाँ पे करना चाहते हो। उसके बाद में साथ ही साथ यहाँ पे एमएसबीटी के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं जो बच्चों को कम समय में उनको जॉब, उनके अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। इस तरह से वहाँ पे जॉब की सुविधा उपलब्ध है। ओके, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो आपने बता दी। और ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और लॉन्ग लेना चाहता हूँ इस डिबेट को। अच्छा लग रहा है सर आप सभी आपके साथ बात करके। थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड कि पॉलिटेक्निक कोर्स को आपके अपने व्यू से बताना कि पॉलिटेक्निक कोर्स को आप 10 साल के बाद किस स्टेज पर देखना चाहोगे, या फिर आपको क्या लगता है 10 साल के बाद यहाँ की एडमिशन की स्ट्रेंथ बढ़ेंगी स्टूडेंट्स की, या फिर क्या होगा, किस नजरिए से देखते हैं आप 10 साल के बाद इस कोर्स के लिए? देखो, सभी जो कोर्स यूनिवर्सिटी ने जो डिजाइन किए हैं, सभी यूनिवर्सिटी ने वो बहुत अच्छा डिजाइन किए हैं। लेकिन कैसा है, जब तक जिस देश का युवा ये स्किल लेबर नहीं होगा या या स्किल पर्सन नहीं होगा, या तो वो क्या होगा, उस देश की प्रगति नहीं होगी। आज तुम अगर अपन जर्मनी की बात करते हैं, अपन आज यूएसए की बात करते हैं, आप कनाडा की बात करते हैं, तो जो बड़े बड़े जो सिटीज, जो बड़े बड़े जो कंट्रीज है, उनकी जो डेवलपमेंट हुआ है, तो वो या स्किल के वजह से हुआ है, जो स्किल पर्सन के वजह से हुआ है। तो मेरा ऐसा है कि आप बाकी कोर्सेज में देख लो। आज अपना जैसा बीएससी होने के बाद में बीएड करो, उसके बाद में एमएससी करो, उसके बाद में बहुत सारे हैं जो डीएड करो, बीएड करो, या आर्ट शाखा में जाओ, तो उसके बाद में तुमको जॉब की जो गारंटी है वो बहुत कम है। और उसके बाद में कैसा है कि इस क्षेत्र में अगर स्किल आप 2 साल या 3 साल के बाद में लेते हो, तो इसमें ऐसा है कि आपको जॉब की गारंटी तो 100% है ही है, लेकिन आप एक खुद अच्छा उद्योजक बन सकते हो। आप खुद की कंपनी लॉन्च कर सकते हो और 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को आप रोजगार पैदा कर सकते हो। तो आने वाली घड़ी में पॉलिटेक्निक में बहुत ज्यादा लोग एडमिशन करेंगे इस इंजीनियरिंग क्षेत्र में। और उसके साथ में यहाँ पे इतने सारे अच्छे कोर्सेज जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन फायर चलाया जाता है, मेडिकल लेबोरेटरी चला जाता है, उसके बाद में डी फार्मेसी चला जाता है, उसके बाद में होटल मैनेजमेंट, माइनिंग माइनिंग इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, उसके बाद में डिप्लोमा इन एग्री चलाया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद में मैकेनिकल है। ऐसे बहुत सारे 160 कोर्सेज के ऊपर में कोर्सेज चलाए जाते हैं जो बहुत ही उपयुक्त है। और जो नॉन ईआईसीटी कोर्स है, वो भी कोर्स इसमें चलाया जाता है। किसी को अगर प्रिंटिंग का अगर नॉलेज है, प्रिंटिंग में इंटरेस्ट है, तो प्रिंटिंग में वो प्रिंटिंग का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी करके अपना करियर अपना वो बना सकता है। तो इस तरह से मैं ऐसा चाहूंगा कि आने वाले दिन में पॉलिटेक्निक में सबसे ज्यादा एडमिशन होगी, और बच्चे पॉलिटेक्निक के बिना उनके पास पर्यायी, पॉलिटेक्निक के जो एमएसबीटी के जो कोर्स है उसके बिना उनके पास में कोई पर्याय नहीं रहेगा, वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज दिन पे दिन देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े यस। पैमाने में इस भारत या देश में है। गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिल रही है, तो बच्चों को एमएसबीटी के कोर्स के माध्यम में, कोई भी कोर्स हो, मैं ऐसा पॉलिटेक्निक ही नहीं बोलूंगा, उसमें मेडिकल होगा, उसमें फायर होगा, उसमें होटल मैनेजमेंट होगा, विविध कोर्स के माध्यम से उनको कोर्स करना ही पड़ेगा, और उसके माध्यम से ही वो अपना भविष्य बना सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जैसे जहाँ तक मुझे पता है, आपने जो अपनी पढ़ाई है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में की हुई है। आपने पीएचडी भी आप परसुइंग कर रहे हो मे बी। ओके, आपको क्या लगता है, अपने हिसाब से बताइए कि पॉलिटेक्निक का सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है? ऐसा में बेस्ट देखो, डिपेंड होता है अपने थिंकिंग के ऊपर। जिस जिस स्टूडेंट का जिस ब्रांच के ऊपर, यानी उसका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट होता है, तो वो क्या या होता है कि जिस ब्रांच में उसका इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट होगा उस ब्रांच के लिए। और कोई, मैंने वही बताया कि जो 160 एमएसबीटी कोर्स चलाता है, कोई कोर्स बुरा नहीं है, कोई कोर्स अच्छा नहीं है। मान के चलो कि मुझे अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, कि मुझे कंप्यूटर में अच्छा इंटरेस्ट है, तो मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैं अपना करियर बना सकता हूँ। अगर मान के चलो कि मुझे कंप्यूटर में करियर कराना है, मुझे अच्छा इंटरेस्ट है, लेकिन मान के चलो कि मुझे सिविल में एडमिशन मिल गई, तो मैं करियर नहीं बना पाऊंगा। तो या मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि आप 10वीं में अच्छे अंक लाओ,
और आपको जो जिस ब्रांच में एडमिशन लेना है, आप जिस ब्रांच का इंटरेस्ट है आपको, उसी ब्रांच में एडमिशन लो। तो क्या होगा कि एक आपके आपके अच्छा इंटरेस्ट होने के बाद आप क्या करोगे, एक अच्छा करियर दोगे और एक अच्छा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, यस। यानी एक अच्छा इंजीनियर भी आप बन सकते हो। ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। कोई ब्रांच बुरी नहीं, लेकिन मेरा एक ओपिनियन, जैसा आपने पूछे हो, तो यस। मेरा ऐसा करेगा, आज के दिन में सबसे बेस्ट अगर ब्रांच कौन सी होगी तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद में जो पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग के जो मदर ब्रांचेस है, जैसे मान के चलो कि उसमें सैलरी थोड़ा कम रहती है, लेकिन उनका क्रेज कभी खत्म नहीं होता। जैसे मान के चलो सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। तो ये जो मदर ब्रांचेस है, जो मेरे हिसाब से उसमें हर कोई जो तज्ञ व्यक्ति है वो अपना अपना अलग सुझाव दे सकता है, यस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सिविल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, इनका कभी क्रेज खत्म नहीं होगा और ये बेस्ट ब्रांच है। लेकिन आज का जो अपन दुनिया का जो अवलोकन करते हैं, दुनिया की जब पढ़ाई करते हैं, तो उसमें बेस्ट कोर्स है आज का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, सो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले मोस्ट ऑफ द इस फील्ड पर जाना चाहिए एज पर योर व्यू। ओके, तो मैं लास्ट सवाल रहा है, इसके बाद डिबेट यहीं पर रखेंगे। तो लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपको अगर पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा या फिर कुछ शॉर्ट में अगर बोलना होगा हमारे व्यूवर्स को कि पॉलिटेक्निक को अगर वो 2 शब्द में समझ सके, तो थोड़ा सा शॉर्ट पे बताओ मुझे पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक ये काफी पॉपुलर कोर्स है, जो 10वीं और 12वीं के बाद में अपन कर सकते हैं। साथ ही पॉलिटेक्निक का मतलब ही होता है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या। मतलब इंग्लिश में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। इस कोर्स के अंतर्गत कई ब्रांच की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में इसको जूनियर इंजीनियर या जो जूनियर इंजीनियर करके आपको नौकरी भी मिल सकती है। और साथ ही साथ आपको जो एक मान प्रतिष्ठा है गांव में, समाज में, तो आपको एज ए इंजीनियर लोग बोलेंगे और आपको एक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। और दूसरी एक बात बताना चाहूँ कि आफ्टर कंप्लीशन योर डिप्लोमा कोर्स, यानी पॉलिटेक्निक होने के बाद में आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो आईक्यू लेवल है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और समाज में किस तरह से रहना है, बोलना है, आप समाज को अपने विचार किस तरह से प्रकट करना है, या फिर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसमें भी जाने के बाद आपका उसमें भी करियर आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको उस डिप्लोमा में जो पॉलिटेक्निक प्रैक्टिकल जो कोर्सेज होते हैं, तो पॉलिटेक्निक में जो वाइवा होता है, तो उसमें आपको किसके सामने अपना व्यू किस तरह से रखना है, ये सब सब सारी जानकारी जो आपको, मान के चलो कि नियर अबाउट 35 जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें ये आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जिसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आप समाज को एक अच्छा विचार दे सकते हो और समाज के सामने अपने विचार रख सकते हो और एक कम समय में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसीलिए सभी बच्चों ने एक पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहिए और एक बहुत ही अच्छा, आज के युवा के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, ऐसा मैं कहूंगा। ओके, थैंक यू सर। और कुछ स्टूडेंट्स के सवाल थे, मैंने कल अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था, कुछ सवाल आए थे मुझे पर्सनली आए थे वहाँ पर, कुछ पोस्ट पर एज ए कमेंट तो आया नहीं था। उनके बिहाफ में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट के बिहाफ में आपसे कि आजकल देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट्स को देखते हो, आप 10वीं के स्टूडेंट्स को या फिर 10वीं के कम स्टूडेंट्स को, अगर हमारे रीजनल एरिया में अगर देखा जाए, तो मोबाइल फोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि आप ट्रेंडिंग आप देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया, ये सारी चीजों पर वो एडिक्ट होते जा रहे हैं आजकल के जो युवा पीढ़ी है मोबाइल के थ्रू। और इसके थ्रू अगर हम फोकसली अगर डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें, तो उस पर वो फोकस नहीं हो पाता अपने एजुकेशन से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड। तो आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बोलना चाहोगे, या फिर किस तरह से आप सजेस्ट करना चाहोगे आजकल के जो अपकमिंग जनरेशन है, जो ये सोशल मीडिया के झांसे में आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर, कैसा टाइम मैनेज करे, कैसा स्किल डेवलपमेंट करे। तो रोमन, आपने बहुत अच्छा, यानी आज की जो पीढ़ी जहाँ पे भटकती दिख रही है, उसके बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो जब तक कि तुम्हारे जीवन में अगर आपका कोई चीज का अगर नियोजन नहीं होगा, तो मान के चलो कि आपका अपना जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए कोई भी अगर आपको पढ़ाई करनी है या कोई भी कोर्स की अगर पढ़ाई करना है या कोई भी कोर्स करना है, कोई भी करना है, पढ़ाई करना है या बिजनेस करना है, तो उसको नियोजन जिंदगी में होना जरूरी है। और आपने जो बताया कि बच्चे वेरियस टाइप्स ऑफ जो सोशल मीडिया के माध्यम से उसके बड़ी शिकार हो रहे हैं, यस। तो देखो, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई करके अगर आपको लगता है कि मैं अपना करियर बना लूंगा, तो ये 100% नहीं, 200% गलत बात है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि बच्चों को कि जो इंटरनेट है, जो मोबाइल है, तो इसका आप सही इस्तेमाल करो। सही इस्तेमाल करो मतलब क्या है कि जहाँ पे जरूरत है, कुछ बातें सर्च करना है या कुछ बातें अपने को ढूंढना है, कुछ बातें अपने को पता नहीं है, तो जो गूगल के माध्यम से या फिर यानी अदर सर्च इंजिन के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हो, सर्च करके पढ़ सकते हो। लेकिन आप वेरियस टाइप्स ऑफ फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें अगर बिजी रहोगे, फोटो अपलोड करोगे, ये करोगे, तो इससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला। आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा जो पढ़ना है। और शॉर्टकट कोई मेथड नहीं होती पढ़ाई में, आपको किताबों से ज्ञान लेना ही पड़ेगा।
किताबों का ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान होता है, उसके बिना आपके दिमाग में वो आएगा नहीं। कुछ बातें अगर सीखना है, कुछ जो नहीं समझती किताबों से, तो उस समय आप यूट्यूब के माध्यम से बोलो या इंटरनेट के माध्यम से बोलो, तो आप वो पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आप जब तक कि ये सोशल मीडिया आप छोड़ोगे नहीं, कुछ लिमिट तक के ठीक है, थोड़ा इंटरटेनमेंट है, कुछ आप न्यूज वगैरह देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा है नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं करूंगा कि दिन भर में तुमने आधे से 1 घंटा यूज करो, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप उसका एडिक्ट हो जाते हो या तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप किताबी नॉलेज पढ़ो और किताबों से पढ़ो, तो किताबों का ज्ञान आपको बहुत फायदेमंद होगा, और उससे ही आपका करियर में डेवलपमेंट होगा और अच्छी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप मैगजीन पढ़ो। मैगजीन या में जो अच्छे विचार जो अपने बिजनेस के जो होते हैं या फिर करियर के गाइडेंस गाइडेंस होते हैं, तो वो आप लोगों ने वो पढ़ना चाहिए। उसके माध्यम से आपको करियर में आपकी डेवलपमेंट होगा या आपको करियर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ये एक सलाह यस। दूंगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर दिस सर। और मेरा एक पर्सनल सवाल है, जैसे कि आपको पता है मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ, है ना। और थैंक यू वेरी मच कि मैं जो भी इस मुकाम पर हूँ आज सभी आपके वजह से ही हूँ और आपके गाइडेंस से ही हूँ। तो मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये है कि आप किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो और कौन सी बुक जो है वो आप फॉलो करते हो अदर देन स्किल मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आप स्किल डेवलपमेंट करने के लिए या फिर टाइम मैनेज करने के लिए कोई ऐसी कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करते हो, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो। तो सबसे बड़ी बात है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, तो कोई भी काम का कैसा टाइम मैनेजमेंट तुमको मैंने पहले ही बताया हो। दूसरी एक बात है कि इंसान का हर एक, क्या बोलते हैं उसको, एक डेली टाइम टेबल होना चाहिए कि कितने बजे उठना है। मेरा ऐसा है कि मेरा दिन जो है सुबह 5 बजे, मेरे को पाँच डेली मैं पाँच सुबह सुबह 5 बजे से उठता हूँ। उसके बाद में वार्मिंग वार्मिंग वॉक है। हम्म। उसके बाद में जो सुबह घूमना है वो, उसके बाद में तुम्हारा सुबह का नाश्ता है। उसके बाद में अपनी कॉलेज की तैयारी है। उसके बाद में कॉलेज में है तुम्हारे 5 बजे तक। उसके बाद में फिर से अपना कुछ पढ़ाई करना है, घर में जाने के बाद में कुछ लिखना है। उसके बाद में जो कुछ नया सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ यस। नया जो किताबें होती है, मैगजीन्स मिलती है, तो उसकी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना। साथ में कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठना है, उसमें कुछ पढ़ाई करना है। साथ में जो कुछ अच्छे लोग हैं, जो सुबह में जो घूमने आता हूँ, तो बहुत सारे जो वहाँ पे सेवानिवृत्त जो लोग हैं, जो रिटायर हुए हैं, तो वो अपने विचार रखते हैं, अनुभव रखते हैं, उससे ज्यादा एक फायदा होता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने जो ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ओपन अपन जब कहीं काम करते हैं तो साथ ही यस। साथ ओपन यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं वो भी इंसान ने पढ़ना चाहिए। कि उससे क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इंसान को मिलता है। और सबसे अच्छा तुम्हारा दोस्त कोई होगा तो तुम्हारा एक किताबें होती है। यस। तो आपने किताबें पढ़ना जीवन में, अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा करना है, तो किताबें ही आपके गुरु है, जो किताबें ही आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो दूसरी बात, अपने तज्ञ लोगों के आप मार्गदर्शन सुनो यस। या फिर किताबें पढ़ो। तो जैसा ही आपको समय मिलता है वैसे आप किताबें पढ़ो। और साथ ही साथ मुझे कैसा है कि सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे मुझे बहुत इंटरेस्ट है। जैसा पर्यावरण के बारे में देखो, यस। तो पर्यावरण के विषय में मैं बहुत अच्छा काम करते रहता हूँ। और पेड़ लगाना, पेड़ जी। पौधे लगाना। उसके बाद में जन्मदिन के अवसर पे बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे पेड़ मैं जी। गिफ्ट के तौर पे देता हूँ। यस। साथ में उनके साथ में ट्री प्लांटेशन करता हूँ। उसके बाद में जो सामाजिक कोई उपक्रम हो, जैसा मैराथन हो, उसके बाद में डिबेट कंपटीशन हो, उसके बाद में पोस्टर कंपटीशन हो, ऐसे बहुत सारे जो पार्टिसिपेशन होते हैं, जो ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और कैसा लोगों का रहता है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा लीडर हो गया, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ इस कोर्स में, मुझे लोग बुलाएंगे तब जाऊंगा। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। लोगों ने बुलाया तो भी ठीक है, नहीं तो एज एक श्रोता करके मैं उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो जाता हूँ। और मुझे वहां से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अगर मार्गदर्शन करने का मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर मार्गदर्शन करता हूँ। अगर नहीं मिला तो मैं आज श्रोता करके मैं सुन लेता हूँ, और यस। उससे भी मैं कुछ जो भी बातें हैं, वो एक्स्ट्रा बातें जो है मैं सुन लेता हूँ। तो यस। इस तरह से हर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। इसमें थोड़ा सा परिवार को थोड़ा सा परेशानी होती है कि हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन उनको समझाता हूँ कि जीवन में अपन जब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाओ, या नहीं तो जीवन अपना पूरा व्यर्थ है। इसलिए घर वालों से भी मुझे अच्छा सहकार्य मिलते रहता है। और मैं, मेरा समय है कॉलेज के साथ में सामाजिक क्षेत्र में भी मैं देते रहता हूँ और उसका प्रॉपरली मैनेज करता हूँ। ओके। सो थैंक यू वेरी मच सर आपकी इस टाइम के लिए। तो और दूसरी एक बात है जी। कि जैसा अभी अपन एंडिंग सेशन में आ ही गए हैं, तो दूसरे एक मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक की एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, आपका थोड़ा समय लूंगा। सबसे पहले मैं बच्चों को यही बताऊंगा कि जब आपका 10वीं कोर्स हो जाता है तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट जो होती है, जो लगते डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, आपने करना चाहिए। तो उसमें
आपको कास्ट सर्टिफिकेट होगी, डोमेसाइल होगी, नॉन क्रीमिलियर होगा, उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट होगी, उसके बाद में आपको टीसी जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो संभाल के रखना है, उसके बाद में आपका आधार कार्ड अपडेट करना है, उसके बाद में बैंक का अकाउंट ओपन करना है। तो ये सारी चीजें हैं आपको अपडेट रखनी चाहिए। और ये सभी चीजें आपको क्या करेंगे, जो फॉर्म आपका जब 10वीं का जो रिजल्ट लगने के 10 दिन के बाद में जो पेपर में न्यूज आती है, उसके बाद में आपको ये जाहिरात आएगी, उस जाहिरात के बाद में आपको ये फॉर्म भरना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट जमा करके रखना है, उसके यस बाद में ही आप उसका अपना अप्लाई कर सकते हैं। यस ओके। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और एडमिशन प्रोसेस और क्या होता है पॉलिटेक्निक, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगा आपके व्यूज़ को जानने के लिए, आपकी जो भी ओपिनियन है इस रिलेटेड जानने के लिए। और उम्मीद करता हूँ मैं हमारे व्यूवर्स को भी ये पसंद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिए उसके लिए। और आज का यह डिबेट सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किए और मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ यह पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी। निखारे सर ने जो भी अपना व्यूज़ बताया, अपना ओपिनियन बताया, आपको यह प्रेरणादायक होगी। और जो भी हम इस डिबेट के दौरान या फिर इस वीडियो के दौरान बात किए, वो आपको समझ में आया होगा किस तरह से आगे जाकर आपको कोर्सेज़ चुनना है, कौन-सा कोर्स चुनना है, सारे टॉपिक के बारे में हमने बात किए है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो जॉब ढूँढ रहे हैं मैं बोलूँगा, तो यह वीडियो उनको प्रेरणा ज़रूर देंगी। और आप भी अपने जीवन में इसको अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करना। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आप कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर डाल दें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।